8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 गणित अध्याय 1 शुरू कर रहे हैं। अपनी संख्याओं की जानकारी। तो ये रहा पाठ, पहले अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसको ऐसे पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। ये रहा पेज नंबर 2। यहीं पर जो है ये भरने को दिया गया है, तो हम भी भरना शुरू कर देते हैं। तो ये जो शुरुआत यहीं से कर देते हैं। ये दिए हैं कि भारतीय पद्धति के अनुसार लिखना है, यहाँ पर लिखना है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार। तो भारतीय पद्धति में ये दिया हुआ है 58001529। इसको भारतीय पद्धति में बनाना है। तो भारतीय पद्धति में क्या होता है, पहले 3 अंक पे कामा, फिर 2 अंक पे, फिर 2 अंक पे, जो फिर बचा वो। और इसको शब्दों में भी लिख दीजिए। तो ये बनता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कैसे लिखेंगे, 5 करोड़ 80 लाख, और हजार में केवल एक है तो 1529। और ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखा जाता है, 3-3 के जोड़े बनते हैं। तो ये 3 फिर 3 बचा 2, तो इसको लास्ट में। तो ये बने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सैकड़ा, फिर हजार, इस हजार को 1000 बोलेंगे, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 100 मिलियन। तो यानी कि ये जो बचे हैं इनको एक साथ पढ़ना है। तो क्या बोलेंगे, 58,001,529। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। इसी तरह इसमें देखेंगे 7, 6, 1, 2, 5, 7, 6, 9। तो इस पर लगाएंगे कामा, तो यहाँ तक आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 7,61,25,769। ठीक है ना। अब इसमें जब ये 2-3-3 पे लगाएंगे तो ये 2 आखिरी में बचता है। तो क्या बनेगा, 76,125,769। ये इसका जवाब बनेगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि संख्याओं के प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी संख्या छांट कर लिखी थी। ये जो 3 अंक दिए गए हैं, इनमें से देखना सबसे बड़ी कौन है। तो एक है 7,700, 7,070, 7,007। सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, तो आप देख से पहचान सकते हैं ना कि 7,700 सबसे बड़ी है। तो यहाँ लिख देना है सबसे बड़ी संख्या 7,700। ठीक है, इन तीनों में। फिर इसमें क्या कह रहे हैं कि 2,480, 2,408, 2,048 में सबसे बड़ी संख्या। तो बार बार वही लिखना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर देते हैं हम लोग, ऐसा लाइन बना देते हैं। तो 2,480 हो गया। इधर देखेंगे 9,351, 1,359 और 9,531। इनमें कौन सी बड़ी होगी, तो जाहिर है जिसका पहले इधर से देखा जाता है 9,000, फिर सैकड़ा जिसका बड़ा होता है, सैकड़ा में 5 बड़ा है। तो 9,531 इसकी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है जी। अब आगे कह रहे हैं कि दी गई संख्याओं को चिन्ह लगाकर, ये कैसा कह रहे हैं, छोटा है, चिन्ह लगाकर बढ़ते क्रम अर्थात आरोही क्रम में लिखिए। तो एक उदाहरण करके उन्होंने बता दिया यहाँ पर। ये दूसरा आपको करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये है 7,586, 7,568, 7,658, 7,865। तो सबसे छोटा देखा जाता है पहले इधर से कि सब इधर हजार तो सारे के सारे बराबर हैं। फिर देखेंगे सैकड़े को चेक करेंगे, सैकड़े में सबसे छोटा कौन सा है। तो ये दोनों तो बड़े बड़े, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इन दोनों में सैकड़े में देखेंगे दोनों बराबर है। तो फिर सैकड़े के बाद दहाई में देखेंगे, दहाई में कौन सा बड़ा है, सबसे छोटा सा है ये वाला। तो ये पहले आ जाएगा। तो 7,568, फिर इसके बाद ये 7,586। फिर इन दोनों में कौन सा देखा था, सबसे छोटा ये दिख रहा था। तो 7,658, फिर 7,865। इस तरह करके इसको भर देना है। इसमें देखिए 9,871, 9,817 है, 9,718 है और 9,178। तो अब तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे छोटा हो जाएगा 9,178, फिर 9,718 है, फिर 9,817 है और 9,871। ठीक है, इस तरह भर देना है बढ़ते क्रम में, मतलब चिन्ह यही लगाना है। ठीक है, पहले से लगा हुआ है। तो अगला प्रश्न लेते हैं कि दी गई संख्याओं का प्रसारित रूप करके बताया इन्होंने। जैसे 5,791 लिखना है, तो 5,000 को अलग लिखना है, 700 को अलग लिखना है, फिर 90 को अलग और 1 को अलग। इस तरह जोड़ जोड़ के लिख देना है। तो ये हो जाएगा इसका विस्तारित रूप। तो फिर इसमें देखेंगे
कि 7050 को तो 7000 हो गया, फिर इसमें सैकड़ा में शून्य शून्य आ जाएगा, ये दहाई में 50 और इकाई में शून्य, केवल एक शून्य लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, दो भी लग गया कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए 3003 में तो 3000 ये आ जाएगा, फिर सैकड़े में शून्य शून्य, फिर ये दहाई में शून्य शून्य और इकाई में केवल 3, ये इसका क्या हो गया, प्रसारित रूप हो गया, जिसे हम विस्तार कहते हैं। ठीक है जी, आगे पढ़िए कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखे, सामने दिए गए घेरे को भरिए। ठीक है जी, अब देखिए ये क्या है, ये विस्तार में पहले से लिखा हुआ है, आपको इसको क्या करना है, ये इस रूप में बनाने यानी जोड़ कर देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें 3 में 10,000 का गुणा बन गया तो 30,000, शून्य में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा, 8 में 100 का गुणा 800, और 10 में शून्य का गुणा ये भी शून्य, और ये 7 का 7 है। ठीक है जी, ठीक है। तो अब लीजिए इसको जोड़ दीजिए, तो ये 7, फिर दहाई में शून्य, सैकड़े में 8, फिर 1000 में शून्य, और 10,000 में 30, तो 30,807। ठीक है जी, ये इस तरह इसका मान हो गया। अब इधर भी देख लीजिए, दूसरा पेज ये कह रहे हैं कि 1 बिलियन निम्न में से किसके बराबर होता है, तो 1 बिलियन 100 मिलियन के बराबर होता है। 100 मिलियन इकट्ठा होंगे तब जाके 1 बिलियन बनेगा। कहाँ लिखा है, एक में, तो एक में 10 का वो गोला कर देना। इस तरह इसमें भी करना था, ये बी में था ना इसका मान, तो इसको ये जो इसका किस में था, ये इसका था मान बी में, तो यहाँ बी में गोला लगा लेना था। ठीक है, ये वाला, ये पहले वाले का गोला बी में लगा लेना है, और इसको लगा लेना है एक वाले में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये पैमाने आ रहे हैं, तो पैमाने आपको याद रखना है। तो 1 किलोमीटर में होता है कितने मिलीमीटर, की गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख है मिलीमीटर होते हैं, और ये लिखा हुआ है डी में, तो डी में गोला लगा लीजिए। ठीक है, 795 में 212 जोड़ने पर कितना मान होगा, तो जोड़ के लिख दीजिए, तो 5 2 7, 9 और 1 10 की शून्य, और 7 2 9 और 1 10, 1007 कहाँ लिखा हुआ है, ए में गोला लगा लीजिए। तो पांचवा कह रहे हैं 30,010 को अंकों में कैसे लिखेंगे, 30,010 को ऐसे लिखेंगे, ये 30,000 और 10, ये कहाँ पर लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये देखो ये कहाँ पर लिखा है, सी में, तो सी में गोला लगा लेना है। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, तो 1 मिलियन में 100,000 होते हैं, बस बढ़ते जाना है। संख्या 6078 को शब्दों में प्रसारित रूप में लिखिए, तो संख्या 6078 को ऐसे लिख देना है, 6078 हो गया शब्दों में, और प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे, पहले 6000 आएगा, फिर सैकड़े में शून्य शून्य आएंगे सारे, फिर ये दहाई में आ जाएंगे 7 के साथ शून्य 70, और इकाई में आ जाएगा 8। इस तरह इसका जो है शब्दों में और ये प्रसारित रूप में हो जाता है। अब लेते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि अंकों 9 0 1 6 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 9 0 1 6 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले सबसे बड़ी अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके लिखते चले जाएंगे। तो 9 फिर 6 फिर 1 0, तो बन गया 9,610। और इसी से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो देखो जी, शून्य पहले नहीं रखना है, शून्य को छोड़ के पहले से बड़ी जो भी संख्या यहाँ पर दी हो, तो शून्य से बड़ी यहाँ पर 1 है, उसके बाद शून्य के बीच में आएगा, उसके बाद फिर बाकी बढ़ते क्रम में आ जाएंगे। तो आया 1, फिर आ जाएगा शून्य, फिर 6 और 9, तो 1069 बन गया। ये इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या थी। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 9 ये कह रहे हैं कि 5,192, 3,920 और 4,456, 8,970 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या 8,970, सबसे छोटी संख्या 3,920। ठीक है, इन दोनों में से छाट के लिख देना है सब में। अब इसी तरह इन संख्याओं को, ये 1,748, 3,950, 2,010, 1,987 और 805 को आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा,
और ये इस क्रम में हमने 805, 1748, फिर 1987, 2010 और 3950, ये आरोही क्रम में आ गया। 11वां देख लीजिए। दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्राम में निकालना है, ध्यान रखना है, और किलोग्राम में कितना होगा। तो जी एक गोली का भार तो है 20 मिलीग्राम, ये जो लिखा हुआ है, तो 2 लाख का हो जाएगा, 2 लाख में 20 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 40 लाख मिलीग्राम। अब 40 लाख को मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा 4000 ग्राम। और किलोग्राम में बदलने के लिए फिर से 1000 का भाग दे देंगे, तो ये बन जाएगा किलोग्राम में, तो इससे मान निकल आएगा 4 किलोग्राम। बात समझ रहे हैं। 12वां देखिए कि वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89,209 की वृद्धि हो गई। बताइए वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या क्या थी, यानी कि आधार वर्ष बताना है। तो 2021 में जनसंख्या क्या हो जाएगी, पहले 2001 में जनसंख्या और जनसंख्या में वृद्धि को जोड़ देंगे तो 2021 की जनसंख्या की वृद्धि निकल आएगी। तो इसमें ये जनसंख्या थी 3,75,815 में से ये जो वृद्धि हो गई थी 89,209, तो इसको जोड़ देना है, तो जोड़ देने के बाद ये आ जाता है 4,65,024। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखेंगे एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, तो सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत इधर के दिए हैं, प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मत ये रहे, तो इन दोनों को घटा देने से सफल ने मतों से जीता, है ना। सफल प्रत्याशी ने मतों से जीता कितना, 3,11,272 मत से जीत गया वो, ये लिख देना। अब आ जाते हैं इसी का 14वां नंबर प्रश्न। ये कह रहे हैं कि एक बर्तन में 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो 5 लीटर 500 मिलीलीटर को पहले टोटल मिलीलीटर में बदल लेते हैं, तो ये कुल मिलीलीटर में बदलने के लिए 5500 मिलीलीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 लीटर में 1000 होता है मिलीलीटर, तो 5 लीटर 500 मिलीलीटर में इसमें और इस 500 को जोड़ दीजिए तो बन जाएगा ये 5500 मिलीलीटर। ठीक है। अब गिलास की धारिता कितनी है, दरअसल भरा कितना जा सकता है 25 मिलीलीटर। ठीक है, तो एक गिलास में 25 मिलीलीटर आता है, तो भरे जा सकने वाले गिलासों की संख्या में क्या करना पड़ेगा, कुल लीटर में से इस 25 मिलीलीटर का भाग दे दीजिए। तो ये देखिए भाग दे के निकाला गया, कितनी बार गया, 220 बार, तो 220 गिलास भर जाएंगे। ठीक है। अब 15वां ये कह रहे हैं कि एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा निम्न सारणी में दी गई। चलो जी, ये सारणी दिया हुआ है। अब सारणी में कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। ये प्रश्न दिया गया है कि व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार, तो देख लो जी, यहाँ शक्कर और आटे को भार को जोड़ दीजिए, तो शक्कर और आटे का भार दोनों को जोड़ने के बाद इतना किलोग्राम आ गया, 56,385 किलोग्राम। और फिर ये कह रहे हैं पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई, तो जितनी पेंसिल बेची गई थी और अभ्यास पुस्तिका बेची गई थी उसको घटा दो। ठीक है ना, तो 30,004 में 28,520 घटा देंगे तो आ जा रहा है 1,484। ठीक है। और फिर ये कह रहे हैं कि 325 साबुन की टिकिया का मूल्य, तो एक टिकिया का मूल्य कितना था, 9 रुपये, तो 325 का हो जाएगा, 325 टिकिया निकालना तो 9 का गुणा कर दीजिएगा, तो 2,925 रुपये इसका माना गया। चलते हैं अध्याय 2 की तरफ। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 अध्याय 2 गणित के बारे में पढ़ रहे हैं। अब पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे, तो ये रहा पूर्ण संख्याओं का पाठ। एक बार देख लेना है, इसे परवर्ती पूर्ववर्ती अच्छी तरह समझाया गया है, और फिर यहाँ पर आ जाएंगे और यहीं से इसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि
यहाँ से प्रश्न नंबर 1 शुरू हो गया है, ठीक है। तो एक फल विक्रेता ने रुपये 650 के आम खरीदे, वह उन्हें 7,999 में बेच दिए। फल विक्रेता को कितने रुपए का फायदा हुआ? तो खरीदे गए आम की कीमत 650, बेचने पर प्राप्त रुपए 799। तो फायदा क्या होगा? बेचने पर प्राप्त रुपए में से खरीदे गए आम की कीमत को घटा दीजिए, यानी 799 में 650 घटा देंगे तो आ जाता है 149 रुपये। इतना जो है फायदा हुआ। प्रश्न नंबर 2 कह रहे हैं कि मीना एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है, तो 125 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगेंगे? तो एक पंक्ति में पौधे 65, तो 125 पंक्ति में पौधे 65 गुणे 125 यानी 8,125 पौधे। यहाँ पर देखिए 2,405 और 1,272 के योग में 1,003 जोड़िए। तो पहले लिखने का तरीका, इन दोनों को योग में, इन दोनों को अलग ब्रैकेट में ले लो, फिर इसको अलग ले लो, ठीक है, और जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ इधर आ जाता है 3,678 और इसको जोड़ेंगे अलग से, तो अब आ गया 4,681, ये हो गया। अब लेते हैं यहाँ से अगला प्रश्न शुरू हो जा रहा है, यानी कि अब भरने वाले प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो निम्न प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरे को भरिए। चलिए भर देते हैं। तो निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है? देखिए किसी भी संख्या में अगर शून्य का भाग दें तो वो परिभाषित नहीं है, बाकी सबकी परिभाषा निकल जाती है, ठीक है। किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ेंगे तो संख्या अपरिवर्तित रहती है, घटाएंगे तो भी अपरिवर्तित रहेगी, गुणा करेंगे तो शून्य बन जाएगी, लेकिन शून्य का भाग देते ही वो अपरिभाषित हो जाती है, मतलब उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। 999 की पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं का गुणनफल। देखो जी, 999 की पूर्ववर्ती होती है 998 और परवर्ती होती है 999 की 1000। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 998 तो है ही, और 3 शून्य और चिपका दीजिए। तो ये कहाँ पर दिख रहा है? ये दिख रहा है बी में, तो इसमें बी में गोला लगा लीजिए। और इसमें किस में था? इसमें डी में था, तो डी में गोला लगा लिया। अब तीसरा कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं वाला ढूंढना है। तो ये चारों कथन दिए हैं। संख्या 1 का पूर्ववर्ती कोई नहीं होता, तो पूर्ववर्ती तो होता है। क्या लिखे? कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। फिर ये कह रहे हैं संख्या पूर्ण सत्य नहीं है, ठीक है ना। 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता, बिल्कुल होता है, होता है। 1 का पूर्ववर्ती क्या था? शून्य होता है। यही तो गड़बड़ मिल गया, पहले ही वाला गड़बड़ मिल गया, है ना। तो यही जो है असत्य है, यानी सत्य नहीं है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ए में। बाकी तो फिर सत्य होंगे ही होंगे। तो इसको जो है यहाँ पर ए में गोला लगा लीजिए। फिर अगला कह रहे हैं कि 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती मतलब 1 लाख के ठीक पहले, तो 1 लाख जो होती है कितनी होती है? 1 लाख में 6 अंक होते हैं, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो 1 कम कर देंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो वो ये रही 99,999। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बी में, ठीक है जी। गोला लगा लीजिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी पूर्ववर्ती संख्या का गुणनफल सदैव कितना होता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य। अब उसकी पूर्ववर्ती चाहे जो भी हो, उसकी पूर्ववर्ती शून्य की पूर्ण संख्या की पूर्ववर्ती तो ऋण 1 होगा, उस गुणा करेंगे तो क्या होगा? शून्य मिलेगा। तो ये इसका मान कहाँ लिखा है? बी में। छठवां देखिए, संख्याएं 1 2 3 4 5 गणन या गिनती करने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? तो ये संख्याएं 1 2 3 4 5 अर्थात गणन या गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये लिख देना है। संख्या 1932 का पूर्ववर्ती लिखिए। तो पूर्ववर्ती क्या होता है? 1 घटा दो, तो इसमें से घट जाएगा 32 में से 1 तो 31, तो 1931। संख्या 101,109 का परिवर्ती, तो 1 जोड़ दीजिए तो जो भी आ जाएगा वो उसका परिवर्ती हो जाएगा। तो 1011 और 9 में 1 जुड़ गया तो 10, ये इसका परिवर्ती हो गया। ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो प्राकृत संख्या सबसे छोटी कौन होती है? 1, 1 के पहले फिर कोई संख्या नहीं मिलेगी। तो संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, ठीक है।
और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। 10वां ये कह रहे हैं कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ये निश्चित नहीं हो सकती, क्योंकि ये अनंत तक जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। संख्या 998 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो संख्या 998 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्या है 999, 1000 और 1001 है। इसको भर दीजिए। अब ये 12वां ये कह रहे हैं संख्या रेखा का प्रयोग कर 2 धन 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या रेखा बना लीजिए। पहले 2 को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर 5 को सेलेक्ट कर लीजिए। मतलब 2 के बाद 1 2 3 4 5, यानी ये इधर का 2 इधर का 5, यानी दोनों मिलके कहाँ पहुँच जा रहे हैं 7 में। अर्थात 2 धन 5 को जोड़ेंगे तो 7 पर आ जा रहा है। तो ये बड़ी वाली रेखा से दिखा दीजिए। ये हो गया प्रदर्शन। अब संख्या 7 में से 4 को संख्या रेखा पर दर्शाकर मान ज्ञात कीजिए। 7 में से तो पहले चले जाइए, देखो 0 से 7 में सीधे चले गए, और घटाना है माने पीछे की तरफ, तो 4 पीछे की तरफ लौटाइए। तो ये कहाँ पर आ रहे हैं 3 पर, तो 7 में से 4 घट जाएंगे तो 3 बन जाएगा। ये संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो गया। अब ये 6 गुणे 3 का मान संख्या रेखा की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, 6 गुणे 3 यानी कि 3 3 के ग्रुप 6 बार बना लीजिए। ये बड़ा सा संख्या रेखा बना लीजिए, फिर 3 3 के ग्रुप 6 बार ले जाइए। कहाँ पर जाके मिल रहा है, ये मिल रहा है 18 पर, अर्थात 6 गुणे 3 18 होता है। ठीक है, इससे मतलब ये हुआ। अब 35 और 50 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो 35 और 50 के बीच पूर्ण संख्याएं कितनी होंगी। तो 35 के बाद कितना आता है 36 37 38 से लेके ठीक 50 के पहले 49 तक। अब गिन लीजिए कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 संख्याएं होंगी। ये लिख देना है आपको। अब ये यहाँ से हमारा अध्याय ये 2 पूरा होता है। अब मिलते हैं अध्याय 3 शुरू होता है। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 गणित का अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। तो ये रहा पहला पन्ना, ये देख लेते हैं। ठीक है, फिर इधर का ये दूसरा पन्ना देख लीजिए, और इसी में से कुछ न कुछ हिसाब किताब होगा। तो यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से शुरू किया। अब ये यहाँ पर आए। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। ये देखिए जी 48 के गुणनखंड क्या होते हैं। ये 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48 होते हैं। 2 के कितने आते हैं 1 2 4 5 10 20। ये आप अलग से यहाँ गुणनखंड जैसे बताया है ना, इस तरह करके निकाल सकते हैं। और ये तो खैर दिया हुआ है। अब जैसे लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, सबसे छोटा सार्वगुणज। तो यहीं से प्रश्न शुरू हो जा रहे हैं हमारे। तो शुरू करते हैं। ये लीजिए 12 16 18 के लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो पहले 12 का गुणज, गुणज का मतलब होता है 12 का पहाड़ा जितना भी आता है दूर तक जाते चले जाइए। फिर 16 के गुणज यानी 16 का पहाड़ा लिख दीजिए। फिर 18 के गुणज, तो 18 का पहाड़ा लिख दीजिए जहाँ तक समझ में आ रहा है। और फिर इन तीनों में देख लेना है 12 16 18 में सबसे छोटा जो तीनों में पहले आएगा का यही सबसे लघुत्तम समापवर्त है। तो जो 12 16 18 का लघुत्तम समापवर्त कहता है जो सबसे छोटा सार्वगुणज होता है। यानी देखिए 144 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। इसका मतलब ये हो गया कि 144 जो है 12 16 और 18 का लघुत्तम समापवर्त होता है। अब अभाज्य गुणनखंड द्वारा 18 और 24 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो चलो जी ज्ञात कर देते हैं। ये देखो जी, ये तो इन्होंने पहले से कर रखा है। ठीक है, तो महत्तम समापवर्त क्या होता है, सार्वगुणनखंड यानी अभाज्य का गुणनफल, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना होगा, चलो करते हैं। तो 16 और 28 का महत्तम समापवर्त, ये 16 का निकाल लिया, इधर 28 का निकाल लिया। 16 में कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 4 2 आ रहे हैं, तो यहाँ लिख लीजिए। 28 में 2 2 7, तो ये 2 2 7 लिखिए। अब इन दोनों में शामिल क्या है देख लीजिए। इन दोनों में सार्व मतलब जो दोनों में होते हैं। तो इसमें 1 2 आ गया, फिर 1 2 आ गया, फिर ये दोनों में मिल नहीं रहा। तो 2 दूनी 4 यानी महत्तम समापवर्त इसका हो जाएगा। समापवर्तक कितना हो जाता है, महत्तम समापवर्तक 4। अब शुरू करते हैं जी प्रश्न। यहाँ से प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरे सही घेरे को भरिए।
तो 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 36 के गुणनखंड कितने आते हैं? अलग से निकाल के देख लीजिए। 36 के गुणनखंड आते हैं 8। तो ये हो जाएंगे, सी पर लिखा हुआ है, इसको गोला कर दीजिए। दूसरा कह रहे हैं 3, 4 और 9 का महत्तम समापन, जैसे अभी निकाला था वैसे निकाल के देख लेंगे तो इनका आएगा 36। ये किस में यहाँ लिखा हुआ है? डी में। तो डी को गोला लगा लीजिए। तीसरा प्रश्न कह रहे हैं कि यदि संख्या 72, 54 खाली स्थान, ये डब्बा बना हुआ है, 9, 8 संख्या 9 से विभाज्य है, तब इसके स्थान पर क्या होगा? तो यहाँ पर अभी करके देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ये इसमें कुछ चीज़ स्पष्ट नहीं थी, तो हम लोगों ने इस संख्या को 9 से भाग दे के निकालने की कोशिश की, यानी कि 9 से विभाज्यता का नियम, जो 2 से लेके 11 तक के विभाज्यता के नियम दिखाए गए हैं, उसमें से 9 से हमने विभाज्यता के नियम से निकालने की कोशिश की है। तो इसमें से करेंगे तो 1 आता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर 1 भर देना है, आप भी देख लेना उसमें करके। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है? सह अभाज्य का मतलब होता है दोनों में कम से कम एक से ज़्यादा ना हो उभयनिष्ठ। तो ये सब में एक आ रहा है, इसमें भर ज़्यादा आ जाएंगे, तो इसका मतलब यही सह अभाज्य नहीं है। तो ये 8 और 12 यानी कि 1 वाला आ गया, ए में आ गया। अब एक संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य तो सदैव विभाज्य होगी। जैसे 2 और 3 से विभाज्य तो उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। गुणनफल क्या होगा? 2 3 6, यानी वो 6 से भी विभाज्य होगी, सदैव विभाज्य होगी। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी परफेक्ट नंबर क्या होता है? तो वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो, एक संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाती है। उदाहरण भी दे देना है, 6 और 28 संपूर्ण संख्याएं हैं, इनके जो गुणनखंड निकालेंगे ना और उनको जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो इसका डबल मिलेगा, ठीक है, दुगना मिलेगा। ये कहलाता है संपूर्ण संख्या। अब भाज्य और अभाज्य संख्याओं के उदाहरण देकर समझाइए। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण ये दिया हुआ है, 4, 6, 8, है ना। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या ही होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 2, 3, 5, ठीक है जी। अब 8वां ले लेते हैं। तो 8वां कह रहे हैं कि 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो 24 के सभी गुणनखंड देखिए, 24 का गुणनखंड ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 के साथ 24, 2 के साथ 12, 3 के साथ 8 और 4 के साथ 6। अब फिर ये रिपीट होने लगता है तो वहीं पर छोड़ देते हैं। अब जितने लिखे हुए हैं सारे को इसी क्रम में लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ये आ गए। ये 24 के सभी गुणनखंड हो गए। वैसे ही तरीका होता है। तो संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज, तो संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज कहते, देखिए प्रथम 5 कैसे दे, 7 में 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, 4, यानी 7 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। तो जो शुरुआत के 5 पहाड़े वो लिख दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पाना 35, यही गुणज कहलाता है। यानी कि संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 के गुणा करके जो भी मिल जाए वही गुणज कहलाता है, ठीक है जी। 10वां कह रहे हैं कि 17 और 71 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में से में 2 अंक 1 और 7 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो देखो जी, जैसे 1 7 और 7 1 बनाया, तो 100 के अंदर वाली देखिए, तो 1 2 2 1 1 3 3 1 1 4 4 1 1 5 5 1 1 6 6 1 1 7 7 1 तो आ ही चुका था। लिख दीजिए एक बार फिर से, 1 8 और 8 1 और 1 9 और 9 1, फिर इसके ऊपर तो फिर 100 से आगे चले जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें युग्म हम बनेंगे। तो 11वां ले लेते हैं। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में कौन संख्या 11 से विभाज्य है। तो देखिए इस तरह से लिख लेते हैं। संख्या विषम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग और अंतर। अगर इसमें अंतर 0 या 11 आ गया तो उस 11 से विभाज्य होगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो इन सबको जोड़ देते हैं। देखो जी, विषम संख्या है 5 और 4, सम संख्या है 4 5, ये विषम स्थानों का योग, और सम स्थानों का योग ये 9 में से 9 घटाया 0, इसका मतलब ये पहला जो है
किससे विभाज्य होगी? 11 से। इसी तरह 13 है 31 में देखेंगे, इसका 1 से 3 जोड़ेंगे और इसका 3 का 1 से, ये भी 4, इनको घटाएंगे तो भी 0 हो जाता है। इसका मतलब ये भी 11 से विभाज्य होगी। इसको देखेंगे तो 1 में 0 और 8 में से 5 13, ये तो अंतर ऋण 12 बन गया, यानी 12 बन गया। तो वो अंतर 12 का मतलब है 11 से भाग नहीं जाएगा। तो संख्या ये 5445 तथा 1331 11 से विभाज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से विभाज्य हैं? 2 तो विभाज्य हैं, 1 विभाज्य नहीं है, ये लिख देना। फिर आ जाइए, ये 12वां ये कह रहे हैं कि 35 और 50 के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 35 के गुणनखंड है 1 5 7 35 और 50 के गुणनखंड है 1 2 5 7 25 और 50। सार्व का मतलब होता है जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है? 1 है और ये 5 है, तो यही सार्व गुणनखंड है। ये 35 और 50 के सार्व गुणनखंड 1 और 5 है। ठीक है जी। 13 में कर लेते हैं कि एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है कि यह किसी अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी, अर्थात 5 गुणे 12 बराबर 60, तो वह संख्या 60 से विभाजित होगी, ये लिख देना है। 12वां लेते हैं कि 12 16 और 28 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 12 का निकाल लीजिए, इधर 16 का 28 और महत्तम समापवर्तक का मतलब ये देखिए, पहले 12 का लिख लीजिए, इधर 16 का, इधर 28 की गुणनफल लिख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, फिर इसमें देखिए तो इसमें 2 बच रहा है, इधर ये भी कॉमन है, फिर ये कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 2 गुणे 2 यही महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, किसका? 12 16 और 28 का। 15 में कह रहे हैं कि इसको अच्छे से देख लीजिए, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 24 और 32 से विभाज्य है। तो ये 18 24 और 32 का आप लघुत्तम निकाल लीजिए। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने पर ये आ जाता है 288। तो 4 अंकों की पहले सबसे बड़ी छोटी संख्या ढूंढिए, क्या होती है? वो होती है 1000। तो आप एक काम करिए, 1000 तो मिल गई, तो पहले 288 का भाग दे दीजिए 1000 में। कितनी बार गया? 3 बार गया, लेकिन 136 बाकी रह गया। तो यदि मैं इस 136 को निकाल लूँ उस 1000 में से और उस 288 को जोड़ दूँ, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या निकल आती है। तो अब लिख देना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 288 से विभाज्य हो। तो एक्स्ट्रा क्या था? 136, उसको कम कर लीजिए और चाहिए 288 की रेंज वाली, 288 को जोड़ दीजिए। तो वो सारा हिसाब किताब, यानी 1000 में 136 घटाएंगे और 288 जोड़ के जो संख्या पहली बार जो आ रही है वो आ रही है 1152, अर्थात 4 अंकों की वह छोटी संख्या जो 18 24 और 32 से विभाज्य होगी, वो होगी 1152। ये उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।